ये हमारे जो अब क्रिकेट के जो कर्ता धर्ता हैं, ये उनकी नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है ये दोनों शिकस्तें। और दूसरी बात ये कि हमारी जो टीम थी उसने भी शायद इस आलमी कप के जो ये दोनों मैच, जो पहला मैच था उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जितना कि उनको ये समझ के खेलना चाहिए था कि ये आलमी कप है। इस पंजाब में 8 दफा नून लीग का चीफ मिनिस्टर रहा है। अब तो इनके पास इतनी अच्छी मैच्योर टीम होनी चाहिए थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते। चलें, आप लोगों ने फॉर्म 47 के ज़रिए ही इस सूबे पे या इस मुल्क पे कब्ज़ा किया है, लेकिन आप कुछ डिलीवर तो करें ना। प्रोग्राम टॉक टूर के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने क्रिकेट पर बातचीत करने के लिए अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं, जबकि क्रिकेट पर तजिया पेश करने के लिए प्रोग्राम भी करते हैं मारूफ आदमी हैं जनाब शाहनवाज राणा साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शाहनवाज राणा साहब की तरफ बढ़ते हुए, इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई खबरों पर बातचीत करूं, उनसे बात कर लेते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। जी शाहनवाज राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाट साहब। राणा साहब, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो लोगों की तादाद है वो कौमी खेल की बजाय क्रिकेट टीम को पसंद भी करती है, देखती भी है। क्रिकेट टीम एक हमारा वाहिद खेल है जिसकी वजह से हमारी कोई इज़्ज़त दीगर ममालिक में ये कहा जा सकता है कि शनाख्त के तौर पर समझी जाती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छी टीम है। मौजूदा वर्ल्ड कप में जो T20 हो रहा है अमेरिका में, दोनों मैच जिस तरह हम हारे हैं, दोनों मैच बड़े मशकूक समझे जा रहे हैं। अमेरिका से हार भी मशकूक करार दी जा रही है, और कल वाला मैच तो यकीनी कामयाबी, लोग कहते हैं नहीं यकीनी कामयाबी की बात की जाती है, लेकिन कल तो यकीनी कामयाबी थी जिसे हमने शिकस्त में तब्दील कर दिया। को 120 गेंदें थी, 120 स्कोर बनाना था, स्कोर भी ज़्यादा नहीं था। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है अमाद वसीम पर, इफ्तिखार पर, शाहिद अफरीदी का इस हवाले से कुछ कहना है। मोहसिन नकवी साहब वहाँ बैठे हुए हैं। हमारी क्रिकेट टीम को किस तरह तबाह कर दिया गया है, अवाम में बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है इस हवाले से, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोनों मैच का आप ज़रा तजिया पेश करने के लिए बताएं कि कहाँ खामियां थी, क्या वाकई हमारी जेन्युइन हार है, या इसमें कोई, जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान की टीम पर भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि इसमें बहुत से ऐसे क्रिकेटर भी शामिल हो जाते हैं जो मैच फिक्सिंग के जिन पर इल्ज़ाम रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि क्यों हम हार गए? अवाम इससे हकायक जानने के लिए बड़ी बेचैन है इस बारे में जनाब। जी सब पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब भी कोई इस तरह की मतलब हमेशा तो इसके ऊपर मुख्तलिफ सवाल उठते हैं, और इनमें एक सबसे बड़ा शक जो है वो ये होता है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं थे, कहीं इनको कोई मिला जुला कर तो नहीं खेला गया। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई मैच फिक्सिंग थी, बल्कि हमारी ये नाअहली थी। ये हमारे जो अब क्रिकेट के जो कर्ता धर्ता हैं, ये उनकी नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है ये दोनों शिकस्तें। और दूसरी बात ये कि हमारी जो टीम थी उसने भी शायद इस आलमी कप के जो ये दोनों मैच, जो पहला मैच था उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जितना कि उनको ये समझ के खेलना चाहिए था कि ये आलमी कप है और इसमें जितनी टीमें खेल रही हैं वो सब क्वालिफाई करके आई हैं। उन्होंने पहले इम्तहान पास किया, उसके बाद उनको जो है ये टूर्नामेंट दिया गया है। हमने अमेरिका को एक तैरने वाला समझते हुए खेला, और उससे पहले जो सबसे बड़ी अहम बात है ना वो ये है कि हम अमेरिका के अंदर यूं तो हमें उन्होंने वहां कोई प्रैक्टिस मैच नहीं दिया, हमने उनकी विकेटों के ऊपर जाकर जब मैच खेला तो हमने वर्ल्ड कप का मैच ही खेला। लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि हम अपने तौर के ऊपर भी, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर के ऊपर भी खुद को इन मैचों के लिए तैयार नहीं कर सके। हमारे खिलाड़ी जो थे शॉपिंग करते रहे, हमारे खिलाड़ी जो थे वो रग्बी का मैच देखते रहे, वो बुल फाइटिंग का मैच देखते रहे, वो जनाब डिनरों के अंदर शिरकत करते रहे, वो दोस्तों की महफिल का जो है हिस्सा बनते रहे। उन्होंने इस टूर्नामेंट को इतना सीरियस ही नहीं लिया। नतीजा ये निकला कि आप जब मैदान में उतरे तो फिर आपके पास कुछ नहीं था जिल्लत और रुसवाई के। और दूसरा ये कि हमारे खिलाड़ी जो थे वो इतने अंडर प्रेशर थे
कि उनको समझ नहीं आ रही थी, और जब वो उस प्रेशर के अंदर आए हैं तो फिर वो उससे निकल भी नहीं सके। दूसरी बात जो है वो ये है कि भारत का जो मैच था वो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा हाई वोल्टेज जो है मैच जो है कहलाता है, और दोनों टीमें जो हैं खासी दबाव में होती है। और आपने देखा भी कि जब पहली बारी जो है वो भारत को लेनी पड़ी और हमारे कप्तान ने टॉस जीता तो वो भी कितने दबाव में नजर आए, और एक मजबूत तरीन टीम जिसको के वर्ल्ड कप की जो है एक ऐसी टीम करार दिया जा रहा है कि शायद वो वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाए, यानी फेवरेट्स में वो शामिल है, वो 119 रन के ऊपर आउट हो गई। और हमारे बॉलर ने बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग की, और अगर वो एक दो कैचेस जो थे वो ड्रॉप ना हो और वो पकड़े जाते तो शायद है कि इससे भी कम स्कोर के ऊपर भारत को हम आउट कर सकते। लेकिन जब हमारी बारी आई है तो फिर आपने देख लिया कि हमारी टीम जो थी वो कैसे खिजा रसा पत्तों की तरह जो थी वो उड़ना शुरू हो गई, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि हम करें तो क्या करें। ठीक है ना, एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी हुई लगी, उसके बाद एक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए कप्तान साहब जो थे वो आउट हो गए, जो उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। जब वो आउट हुए तो फिर उसके बाद जो थी वो टीम रफ्ता रफ्ता जो है वो नीचे लगना शुरू हुई, और हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बहुत दिनों से सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन हमें मिडल ऑर्डर के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो है उसको चुनाव का जो था हिस्सा नहीं बनाया गया कि जिसने पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में या आईपीएल हमारा जो पीएसएल है उसके अंदर जो है उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। यहाँ जब आप अपनी दोस्तियों के साथ टीम बनाएंगे, आप कोटे के ऊपर टीम बनाएंगे, आप हिस्से के ऊपर टीम बनाएंगे तो फिर टीम ऐसी ही बनेगी। आपने दोस्तों को रख लिया और आप दोस्तों ने देखेंगे क्या किया। एक बंदा 63 मैच खेल चुका है अब तक पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार, और उसने सिर्फ 900 कुछ रन जो है वो बनाए हैं। फिर इसके बाद आप शादाब को देख लीजिए कि शादाब जो है वो है बॉलिंग ऑलराउंडर, हमें उनकी बॉलिंग की जरूरत होती है, आपने उन्हें बल्लेबाज बना दिया, उनकी टीम में शमूलियत एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर के ऊपर जो थी वो की। तीसरी बात ये कि आपने अम्मार वसीम को जो है टीम में शामिल किया, जो इससे पहले अनफिट थे, उनकी पसली के अंदर फ्रैक्चर था या दर्द थी या तकलीफ थी, जो भी कुछ था, आपने उनको भी मैच खिला दिया। और देख ले कि इन तीनों खिलाड़ियों ने ही, ठीक है ना, मैच को जो है वो आगे लगवा दिया। फिर रिजवान जो एक बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, उन्होंने इंतहाई गैर जरूरी शॉट खेलने के बाद अपनी विकेट गंवा दी, और वही टर्निंग पॉइंट था जहां से मैच का नक्शा जो है वो बदलना शुरू हुआ, और सारी टीम जो थी वो एक ऐसे मतलब जिल्लत आमेज तरीके से पवेलियन के अंदर वापस लौटी कि पूरी जो कौम है, ये जो 24-25 करोड़ लोग हैं, इनके दिल जो है वो इकट्ठे धड़कते हैं इस क्रिकेट के हवाले से। किसी वक्त हम सियासत को कहा करते थे कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो पूरे मतलब सिस्टम को साथ मिला के रखे हुए हैं, लेकिन अब जो था हमारी जो कौम जो थी वो एक खेल क्रिकेट है जिसके ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती थी, एक हो जाती थी, हमारी सोचें एक होती थी, हमारी दुआएं एक होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उनका कितना तमस्कुर जो है वो उड़ाया गया है। अच्छा राणा साहब प्लीज, जिस तरह आपने अमाद वसीम की बात की, हमारे आखिरी 3-4 बैट्समैन जो है इन्होंने 38-39 गेंदें खेली, बिलखसूस अमाद वसीम आखिरी गेंद पे स्कोर लेके फिर आगे आ जाते थे, और वो ऐसे लग रहा था जैसे उस पर तनकीद भी बड़ी हो रही है। मैंने मुख्तलिफ शोज़ में देखा है, जितने न्यूज़ चैनल हैं मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हमारी नाकस फील्डिंग तो थी, इससे कम स्कोर पर भी इंडिया को आउट किया जा सकता था। मैं बार बार जो प्रेडिक्शन देख रहा था टीवी पे आ रही थी, पाकिस्तान की ही आखिरी ओवर तक आ रही थी कि पाकिस्तान 65%, इंडिया जो है वो 85% और 15% इंडिया। तो देखें ये फिर कैसे क्या हो गया है। एक तो इतने बड़े अहम मैच में हमने सिर्फ 4 बैट्समैन खिलाए, और दूसरा ये है कि हमारे आखिरी 3-4 बैट्समैन जो हैं ये तो बिल्कुल ही 38-39 गेंदें, हर गेंद पे एक स्कोर चाहिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप जैसे मैच में कोई मुश्किल ही नहीं है। ये तो 10 ओवर में बन जाना चाहिए था। चलो 10 ओवर में नहीं बन पाया, लेकिन जिस तरह यकीनी फतह को इन्होंने शक्कस में तब्दील किया है, दोनों मैच मशकूक हो गए हैं कि अमेरिका से भी हम जानबूझ के आ रहे हैं और इनसे भी आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी टीम के अंदर बड़ी सर्जरी की जरूरत है। भाई आपको अगर क्रिकेट का नहीं पता, पहले आपने मुल्क की सियासत तबाह कर दी है।
अब आप क्रिकेट का खाना खराब करने के लिए स्टेडियम में बैठे हुए थे, और आपको अगर क्रिकेट के अलावा का नहीं पता तो ऐसे पीसीबी के चेयरमैन हमने क्या करने हैं जो हमारे लिए तबाही का बायस बने और महंगे दौरे करके वहां बैठे जाके। तो एक तो ये, अब वो कहता है अब इसके बाद क्या कुछ चैंपियनशिप हो रही है उसके लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं, जो लड़के बाहर हैं उनको तैयार करेंगे। भाई ये क्या कोई तमाशा है, क्या मजाक है? आप 2 महीने कहते रहे जी हम T20 के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, अब जब T20 में पहुंचे हैं तो आप अपना चैंपियनशिप पे पहुंच गए हैं जो उसके लिए हमने टीम तैयार करनी है। भाई इसका तो जवाब दें पहले, जो कुछ आप कर रहे हैं। ये दोनों मैच जिस तरह हम हारे हैं वहां में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। कौन जिम्मेदार है 4 बैट्समैन खिलाने का? कौन जिम्मेदार है कि आखिरी वक्त तक अमाद वसीम स्कोर नहीं बना रहा था, शादाब खान को भेज दिया? यानी कि कोई मैनेजमेंट ही नजर नहीं आई। कोच ने ये मैनेजमेंट करनी थी, कप्तान ने करनी थी। शाहिद अफरीदी कहता है जी मैं इस पे ये एक अलग बात है कि वो मेरा दिमाग है, मैं कोई बात करूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करता, मैं वर्ल्ड कप के बाद बात करूंगा। भाई कब बात करेंगे? अब बात करें। मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरा दिमाग हो, जो भी हो, मैं किसी से कोई बात गलत नहीं करता, जो सही होगी करूंगा। भाई आप कब बात करेंगे? अब करें, लोग आपकी बात जानना चाहते हैं। ये देखें मोहसिन नकवी पे लोगों का बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है कि इसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। हमने कोच रख लिए इतने महंगे, इतने पैसे लगा के, हम पहले किस हालात में मुल्क में जो है सर्वाइवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अरबों रुपए लगा के टीम पर हर तरह के इनके नखरे और नाज बर्दाश्त करते हैं। अवाम की तवज्जो इन पर थी और आखिरी गेंद तक पूरी अवाम जो है वो देख रही थी कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हम हमेशा दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन ये तो जो कुछ कल किया इन्होंने, कोई मानता ही नहीं था पाकिस्तान हार जाएगा। ये तो इन्होंने प्लेट में रख के उन्हें मैच दे दिया है। अमेरिका वाला भी मैच ऐसे ही हुआ, आखिरी ओवर में बजाय इसके कि फील्डिंग हमारी जो है वो बाउंड्री पे होती, उन्होंने बाउंड्री की जरूरत है, हमारी फील्डिंग आगे थी, वो कौन जिम्मेदार था? सारी फील्डिंग बाउंड्री पे होनी चाहिए थी। अगर बाउंड्री ना लगती तो जो आखिरी ओवर में जाके इन्होंने मैच को दोबारा खिलाया है वो ना जरूरत पड़ती। और इन्होंने जिसको वो दिया है नशई को ओवर, उसने 6 की बजाय 9 गेंदें करा दी। ये कौन सारी चीज़ें, ये इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर, बाकायदा कोई बड़ी अहम किस्म का जो है बोर्ड बैठना चाहिए और जिम्मेदारान लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वो जी शॉपिंग करते रहे, तस्वीर जारी हुई है सारी, वो जाके जनाब कैफे में फिरते रहे हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। ये राणा साहब, इस पे लोगों में बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। ये अमाद वसीम को कौन पूछेगा? अमाद वसीम को तो वो भारत वाले आउट ही नहीं कर रहे थे, वो तो खुद आखिरी गेंद पे स्कोर बना के आगे आ जा रहा था। साहब अगर इजाजत हो तो मैं भी बोल सकता हूं। जी जी बोल नहीं आपने, मुझे तो आप गुस्सा चढ़ा दिया आपने कि भाई आप क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, इनको एक एक गेंद का हिसाब दे ये लोग हमें। अच्छा नहीं, मुझे मेरा ख्याल था कि शायद मैंने सिर्फ आप ही की बात जो है वो सुननी है। असल बात ये कि पहले तो हम देखते हैं जो आपने बात की नकवी साहब की, नकवी साहब के काम को जिम्मेदारी डालनी चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना वो उनको दे देनी चाहिए। वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अस्पताल बनवा लें, थाने बनवा लें, ठीक है ना। अब वो जो है वो तमाम स्टेडियम को दोबारा से जो है वो री-वो कर रहे हैं ताकि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके मैचेस पाकिस्तान में होने हैं तो हमारे स्टेडियम खूबसूरत लगे। क्रिकेट का उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमेशा जो उसका सरबरा है उसका मसला ये रहा है कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी तो ज़कात अशरफ साहब आ जाएंगे। जी हाँ, ज़कात अशरफ आ जाएंगे। नून लीग की आएगी तो जनाब तो जगन सेठी साहब आ जाएंगे जनाब, या कोई और आ जाएगा, जैद आ जाएगा, बकर आ जाएगा, या नकवी साहब आ जाएंगे। नकवी साहब के मुतालिक माफी चाहता हूँ, नकवी साहब के मुतालिक राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वज़ीर दाखिला बन गए हैं ठीक है सब कुछ, लेकिन हमें आंखें ना दिखाएं। कहने का मकसद ये है ये मुल्क पे बोझ है ये लोग। बात ये है कि ये तो अभी बहुत कुछ होगा यहाँ पर। पंजाब के अंदर जो है सिर्फ एक वजीर आला नहीं है, 2 वजीर आला काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मरियम नवाज साहिबा और नकवी साहब, ये दोनों ही वजीर, नकवी साहब भी वजीर आला ही हैं और वो किसी की मानते नहीं है, वो सिर्फ अपना ही अपने हुक्म जो है वो चलाते हैं। और दूसरी बात जो है वो क्रिकेट के हवाले से वो ये है कि उनकी अपनी एक पूरी टीम जो है ना वो इस वक्त काबिज है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वहाब रियाज की सूरत में, ठीक है ना। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है जिनके। अच्छा माफी चाहता हूँ राणा साहब, ये बताइए कि 4 बैट्समैन हमने खिलाए, ये क्या वजह थी? 4 बैट्समैन को मौका दिया गया, ये इसके अंदर क्या थी? क्यों नहीं ज्यादा बैट्समैन खिलाए? बैट्समैन तो 4 नहीं थे, बैट्समैन तो हमने 6 ही डाले हैं। हमने
उसको भी आपसे भी कंसीडर करें, अम्माद को भी बैट्समैन कंसीडर करें, उसको ऑलराउंडर खिलाया है जो उनके दामाद हैं सकलैन मुश्ताक साहब के, शादाब साहब, उनको भी हमने स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर के ऊपर टीम में डाला था, उनको हमने बॉलर के या ऑलराउंडर के उसमें नहीं डाला था काफी ने। बैट्समैन तो हमने 6 ही खिलाए हैं और 4 फास्ट बॉलर जो थे वो डाले हैं, ठीक है ना। अब असल में बात ये है कि ये सब कुछ जो है ये हमने तो पहले सोचना चाहिए था ना कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हमने पहले कुछ नहीं सोचा, हमने टीम जो है वो पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर बनाई। हम साथ में इतने अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर जो है अबरार, उसको ले गए, हमने सिर्फ उसको वहां सैर सपाटे कराए, एक मैच जो है वो नहीं खिलाया, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान में जिस हमारी सिलेक्शन का मेयार होता है पीएसएल में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी उनको तो हम लेके कोई नहीं गए। जो पीएसएल का सबसे टॉप बॉलर था वो टीम के अंदर नहीं था। दूसरे नंबर के ऊपर जिस बॉलर ने सबको हैरान किया मोहम्मद अली ने, उसको हमने टीम के अंदर शामिल नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत सारे सवाल, लेकिन इस मुल्क में सवाल उठाएगा कौन, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर कोई कमीशन भी बनाते तो कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कौन करेगा, ठीक है। और कमीशन क्या उसकी फाइंडिंग जो है वो इतनी अच्छी करेगा। भाई यहाँ पर जिसकी लाठी उसके भैंस है, और यहाँ इस वक्त कोई निजाम जो है ना वो निजाम जो उसूलों के मुताबिक नहीं चल रहा। हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते नकवी साहब का, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते बाबर आजम का, जिसने टके की कप्तानी नहीं की। उन बंदे को उसमें जरा सी भी नहीं है कप्तानों वाले, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कप्तानों वाली नहीं है, उसका चलना फिरना ही कप्तानों वाला नहीं है। वो एक बड़ा बल्लेबाज जरूर है, लेकिन ये है कि उसके अंदर आज तक बता दीजिए कि बाबर आजम ने कौन सा मैच जो है वो पाकिस्तान को जिता दिया हो। बिल्कुल नहीं जिताया। वो अपना 50-60 करता है और जिंदाबाद बाबर आजम हो गए वो, ठीक है ना। असल चीज ये है कि यहाँ पर इस वक्त एक जहानत का भी इम्तिहान था जिसके अंदर पाकिस्तान फेल हुआ। आप पहले मैच के अंदर ले लीजिए कि जब एक बंदे ने 16 रन का टारगेट दे दिया। अभी आप कह रहे थे ना एक नचई ने बॉलिंग करवा दी, और नचई ने तो अमेरिका का मैच बनवा दिया था 19वें ओवर को अच्छा करके। उसने 15 या 16 रन से जो आखिरी ओवर के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पर जनाब अली उसने आपका जो दुनिया का तेज तरीन बॉलर है उसने आकर सारा का सारा बेड़ा तरक करके रख दिया। ना हमसे फील्डिंग अच्छी हुई, ना हमसे बॉलिंग अच्छी हुई, नतीजा ये हुआ हम सुपर ओवर में अमेरिका से हार गए। इसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए जो भारत के खिलाफ मैच हुआ है, इसमें भी आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल थी। हमारा बैटिंग ऑर्डर ही कुछ भी था, ठीक है ना, हमने बैटिंग ऑर्डर ही तरतीब नहीं दिया था। ये सारी चीजें जो है मिल मिलाकर जो है उनका ये नतीजा था कि जो भारत के सूरत में नजर आया। और पाकिस्तान टीम इंतहाई जिसको कहते हैं प्रेशर के अंदर आ गई, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो शॉट क्या खेले, या क्रिकेट के अंदर कोई शॉट भी होता है या कोई आपके बाजुओं में ताकत भी है। वो तो पागलों की तरह से बल्ले को घुमा रहे थे, और जहाँ पे बॉलिंग बुमराह कर रहा हो, जहाँ पे उनके सब सारे अच्छे बॉलर जो है सिराज बॉलिंग कर रहा हो, उनके सामने जो है मतलब खेलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और जब टीम अंडर प्रेशर आई है वो आपके सर के ऊपर सवार हो गया, और नतीजा ये हुआ कि 119 रन जो है उन्होंने आपको नहीं करनी थी। और क्रिकेट की तारीख के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट तारीख के अंदर इतनी भयानक और इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त पाकिस्तान को कभी नहीं हुई जो कल हुई है। अच्छा राणा साहब, जिस तरह आपने बताया कि जो बाबर आजम है ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, अच्छा कप्तान नहीं है, इन हालात में जो ये टूटी फूटी टीम है, अगर हम कप्तान का फैसला करें तो कौन ऐसा कप्तान होना चाहिए जो टीम को यकजा करके कोई अच्छा रिजल्ट पेश कर सके? लेकिन बात ये है हमें जो दुनिया की टीमें हैं ना वो अपने कप्तान बनाती हैं। वो किसी अच्छे कप्तान के नीचे जो है किसी एक लड़के को तैयार कर रहे होते हैं कि जब ये हटेगा तो उसको हम कप्तान बना देंगे। हमने ये प्लानिंग जो है ये हमने यूसुफ खान, मिसबाह उल हक इन लोगों के दौर से की ही नहीं कि हम किसी जूनियर को इसी की ट्रेनिंग करवाते ना, बाबर आजम की ही ट्रेनिंग करवाते हैं उनके नीचे रखकर, और ये उनको बताते कि ये मुस्तकबिल का कप्तान है, हमने इसको तब कप्तानी। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो है हमने जो फैसले किए हैं वो भी हमारे नुकसान। टीम जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। आप ये जो मैच फिक्सिंग वगैरह इसको तो छोड़ दें, लेकिन हमारे अपनी टीम के अंदर जो खरपचार है ना वो ये है कि अपना
शाहीन आफरीदी एंड कंपनी और बाबर एंड कंपनी, ये दो ग्रुप हैं जो इस वक्त टीम के अंदर मौजूद हैं, और उनकी ग्रुपिंग की वजह से ही जो ये सारे काम जो है ना ये हुए हैं। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कप्तान जो है अचानक तब्दील कर दिया गया, फिर दोबारा से उसकी मिन्नतें करके, और उसको जनाब आप देखें कि जब उसको दोबारा कप्तान बनाया गया तो उसने पता है क्या कप्तान में रखा था बोर्ड के सदस्य ने, उसने कहा जी ये 4 लड़के टीम के अंदर अगर आप भेजते हैं रखेंगे तो मैं कप्तान होता हूँ, अदरवाइज मैं कप्तान नहीं होगा। अच्छा राणा साहब, आपने भी टीम के बारे में फेसबुक पर बड़ा लिखा था जी, वो बड़े सदमे में रहा है बाबर आजम, और वो जनाब बाथरूम में खुद को बंद कर लिया, वो बड़ा शर्मिंदा है अमेरिका से मैच हारने के बाद। आपके उस तरीके से ऐसे लग रहा था कि वो बड़ा शर्मिंदा और परेशान है और वो बेहतर कारकर्दगी के लिए कोई बड़ा बेताब नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कारकर्दगी पहले से भी ज्यादा खराब नजर आई। यार ये तो सारी चीजें जो हैं ये दिखाने के लिए दुनिया को होती हैं कि वो बाथरूम में बंद कर अच्छा राणा साहब, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि 2 मैच हमारे बाकी हैं जी, अगर हम दोनों मैच जीत जाते हैं, जो कि इनसे तो नहीं की जा सकती, तो फिर क्या रिजल्ट होगा? देखिए 2 मैच हम जीत तो सकते हैं, दोनों टीमें जो है वो कोई इतनी हवा नहीं है, लेकिन ये खुद ही हवा बना देते हैं। अब कल भी भारत के खिलाफ जो है वो भारत ने हमें जीता नहीं है, हम भारत से हार गए, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की टीम वैसे तो राणा साहब देखें, न्यूजीलैंड की टीम कितनी मजबूत है, वो भी 75 रन पे आउट हो गई थी, वो तो बड़ी बात नहीं जी, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे आप ये भी तो देखे ना कि दूसरी टीम जो थी वो उनके खिलाफ वो कौन सी थी, ये भी तो टीम है, वो टीम जो ऐसी थी कि जिसने जिसमें स्पिरिट थी, ठीक है। जीते। अब दूसरी बात जो आपने ये की है ना कि अगर हम दोनों मैच जीते और अमेरिका दोनों मैच हारे, अच्छा ठीक है ना, तब जाकर जो है ये फिर उसके बाद ये रन रेट पर आ जाएगा काम, ये रन रेट किसका बेहतर है। हमने इन दोनों मैचों को जीतना है रन रेट बेहतर करके, और फिर उसके बाद कौम को ना ये पैगाम पहुंचाना है, तमाम जुमे की नमाजों में मसाजिद के अंदर ये ऐलान होगा कि कौम आज सारी बैठ के जो है वो दुआ करेगी कि जब अमेरिका का मैच हो कि अमेरिका आज मैच हार जाए, अमेरिका अपना दोनों मैच भारत के खिलाफ भी हार जाए और उधर दूसरी टीम जो है उसके खिलाफ भी हार जाए। तो वो अगर दोनों मैच हार जाता है और पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है तो फिर रन रेट के ऊपर बात आएगी, जिसका रन रेट अच्छा होगा वो जो है आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। अच्छा राणा साहब माफ करना, जब पाकिस्तान अमेरिका से हारा है तो बाहर ऐसे नजर आ रहा था ये तो वर्ल्ड कप जो है ये बनाई अमेरिका के लिए गया है, जिस तरीके से हमने प्लेट में रख के उन्हें भी मैच दिया और दूसरा मैच भी वो जीत गए, तो अमेरिका को मेरा नहीं ख्याल कोई टीम हरा पाएगी इतनी आसानी से। तो बहरहाल क्रिकेट है, बाहर तो ऐसा नज़र आ रहा है जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से वो खिलाड़ी लिए हुए हैं, इतनी उनमें या ताकत या हम ये तो नहीं कह सकते कि एबिलिटी है कि वो वर्ल्ड कप जीत सके। खैर क्रिकेट है, कुछ भी कहा जा सकता है। नहीं, अगर वो सुपर ताकत है, पैसे कहीं कमा ले और अमेरिका ने सोचा पाए कि वो वर्ल्ड कप जीतेगा तो वो जीत भी सकता है जी। बाकी अगर वो पाकिस्तान को बना सकता है तो बाकी टीमों को भी बना सकता है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान और अमेरिका का मैच होता है और होना ही है, अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए अब अफगानिस्तान इतना अच्छा खेल रहा है कि मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि चौथी टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली वो अफगानिस्तान हो। नहीं, जिस तरह हमारा इंडिया के साथ बड़ा एक जो है वो जनाब अफगानिस्तान ने कोई हाथ हौला नहीं रखना। अफगानिस्तान ने, मैं जश्न की बात कर रहा हूँ, पर अफगानिस्तान में तो बड़ा जश्न होगा कि जी हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी तो है। भाई जश्न क्यों ना हो यार, आप जब आप जीतेंगे तो जश्न होता है। हम भी अगर आज कल इंडिया के खिलाफ जीत जाते तो आप अपनी मान रोड की सड़क के ऊपर देखते कि क्या तूफान बदतमीजी जो था वो मचा हो रहा था, क्या रौले पड़ने थे, क्या जनाबे अली छुट्टियां और पटाखे चलने थे। हमारे तो सारे चुरली पटाखे घर के अंदर ही रह गए। अच्छा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि अब पाकिस्तान कहाँ क्या कोई दोनों मैच जीत जाएगा? बात ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया और अमेरिका का मैच जो है ना वो तो खैर यकतरफा होना चाहिए और अमेरिका जो है वो इंडिया को हरा सकता, लेकिन जो दूसरा मैच है अपना कौन सी टीम है यार वो जिसने हमें अभी हरा भी दिया था, हमने टूर भी किया है जिनके घर पे, वो दूसरी टीम जो है उसका मुकाबला जो है अगर कहीं फंसता है तो फंसेगा, अदरवाइज वो टीम भी मेरा आयरलैंड है या नेदरलैंड है चौथी टीम हमारे साथ। आयरलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, आयरलैंड की बात कर रहा हूँ कि वो टीम भी ऐसी है कि वो अमेरिका से बहुत बेहतर है। अमेरिका के 2 खिलाड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आप उनको रोक लेते हैं, घेर लेते हैं तो अमेरिका की बैटिंग भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी मारकतुर नहीं है,
लेकिन अब ये है कि अमेरिका जो है वो किस तरह खेलता है, और चूंकि उसने पाकिस्तान को भी हरा दिया है, एक मैच उसने और भी हरा दिया है, तो उनका मोराल जो है वो तो खासा हाई है, बहुत अप है। सो ये है कि उसको दोनों मैच अब हारने हैं, हमने दोनों मैच जीतने हैं, फिर रन रेट। अगर बारिश हो जाती है फिर क्या होगा? बारिश की सूरत में 1-1 पॉइंट का है इधर इस अगर अमेरिका के मैच में बारिश हो जाती है और अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाता है तो फिर पाकिस्तानी जो है वो अपना टिकट कटाएंगे। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग, अब टीम इकट्ठी तो नहीं आएगी, कुछ दुबई चले जाएंगे, कुछ अब चूंकि बाबर आजम ने अपनी पूरी फैमिली को अमेरिका में बुलाया हुआ है, तो हो सकता है कि वो ये सोचें कि अभी अमेरिका के अंदर महीना एक और रह लें, बकरीद जो है वो महीना अमेरिका में ही मना लें। इसी तरह से कुछ खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड चले राणा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे नाजरीन को बताया कि कहाँ क्या हुआ, क्रिकेट टीम क्यों हारी। तो गुरैज साहब आप सुन रहे थे, यहाँ हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं ताकि सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट पर तबसरे के हवाले से शाहनवाज राणा साहब काफ़ी मशहूर हैं, इसलिए हम उनसे बात कर रहे थे। आपको बताया हमारी क्रिकेट क्यों तबाह हो रही है, इसके हारने की क्या वजूहात हैं। तो जवेद इकबाल गुरैज साहब से पूछते हैं। गुरैज साहब, राणा साहब ने भी कहा कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो या नजम सेठी होते हैं, अब हुकूमत आपके सामने ही है, जहाँ भी है जैसी भी है, अब मोहसिन नकवी पूरे सिस्टम पर हावी हैं। और जब पीपल पार्टी की हुकूमत आती है तो ज़का अशरफ साहब होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सारी ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब नॉन प्रोफेशनल आदमी हैं, ना उन्हें क्रिकेट का पता है ना कोई, अब वो जिस तरह उन्होंने क्रिकेट टीम तैयार की है और अरबों रुपये लगाए जा रहे हैं। राणा साहब, गुरैज साहब, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्टेडियम तैयार करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान के स्टेडियम को बेहतर खूबसूरत बनाने के लिए। क्यों कि वो कोई क्रिकेट चैंपियन है, इसके बाद पाकिस्तान में होनी है, मुख्तलिफ टीमों ने आना है। भाई आपने इतना पैसा लगा दिया है और आपकी अपनी जिस तरह पहले थाने खूबसूरत बना दिए गए, आपने देखा। और क्या हुआ कि एक शहरी आईजी को मिलने गया, वो मिल नहीं पाया, उसने आग लगा ली खुद को। क्या करना है खूबसूरत थानों को, या हमने खूबसूरत स्टेडियम को क्या करना है अगर हमारी टीम ही अच्छी नहीं है? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भट्ट साहब। आप देखें कि पाकिस्तान में 40% लोग जो है, आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे है, और पिछले कई सालों से हम कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके, कोई एक कप नहीं जीत सके, और हर दफ़ा हम एक यही गिले करते रहते हैं कि टीम में फ़लाँ बंदा सही चला गया, फ़लाँ नहीं सही आया, फ़लाँ को बदलना चाहिए, फ़लाँ को बदलना चाहिए। हम इतनी बदकिस्मत ये टीम है कि इसमें हम जो कोच भी है वो कोच हम बाहर से मंगवाते हैं। यानी शुरू से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप भी जीता है जी। माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद जैसे लोग इसका हिस्सा बने, ज़हीर अब्बास जैसे लोग हिस्सा बने, लेकिन हम कोच बाहर से लेते हैं, उसको हैवी सैलरीज देते हैं। बेशुमार हमारे डायरेक्टर हैं इस बोर्ड के जो कि बेशुमार हैवी सैलरीज ले रहे हैं। और 2022 और 23 का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने बजट पास किया वो 15 बिलियन था, जिसमें से 78% जो था वो क्रिकेट एक्टिविटीज़ पे खर्च होना था। तो ये आप देखें कि वो मुल्क जिसकी आबादी 40% से ज़्यादा गुर्बत के नीचे है, वो अफोर्ड कर सकता है इस तरह की गेम, हैं जी। हम कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके लिए जुडिशल वो जो है वो बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। वे पहले कमीशन तो बना लें। आप मेरिट पे कोई फैसला तो करते नहीं हैं, इलेक्शन आपका चोरी हो जाता है, हैं जी। इलेक्शन में लोग अपने कागज जमा कराने आते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, हैं जी, और ताईद कानूनदा और तजवीज़ कानूनदा को उठा लिया जाता है। तो कहाँ हम स्टैंड करते हैं? हम तो हर तरफ से, और हम उन लोगों को इस बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं जो कि इलेक्शन में धांधलियाँ करवाता है, इलेक्शन का बेड़ा गर्क करता है, और मुल्क की जो शोहरत है उसको नुकसान पहुँचाता है, और मुल्क की आबादी का हक मारता है। उसको हम अब्लाइज करने के लिए क्रिकेट बोर्ड का हम उसको चेयरमैन बना देते हैं। जैसे
नकवी साहब हैं, जैसे वो पहले थे सेठी साहब थे, और इस तरह के कई लोग। ये अब हमें मजाक बंद करना चाहिए। हमें चाहिए कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्रिकेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस पे कम से कम उस वक्त तक पाबंदी लगनी चाहिए क्रिकेट पे कि जब तक हम इकोनॉमिकली अपने आप को मुस्तहकम नहीं कर लेते। हमारे बेशुमार प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, उनको दूध नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, उनके पास छत नहीं है, गर्मियों की जो है सुलगती दोपहरों को वो बेचारे मेहनत करते हैं और सड़कों और फुटपाथों पे लेटते हैं, हैं जी। तालीम तक उनकी रसाई नहीं, सेहत तक उनकी रसाई नहीं। क्राइम इस मुल्क में इतना ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। दहशतगर्दी के रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं, हम उसकी तरफ देख नहीं रहे। अभी लकी मरवत में जो 7 हमारे आर्मी के ऑफिसर्स समेत जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। हमारा दिल खून के आंसू रोता है, और आप क्रिकेट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बाबर सही नहीं खेला, फलां सही नहीं खेला। भाई ये खेल ही नहीं सकते सही जब तक मेरिट पे टीम सिलेक्ट नहीं होती, जब तक मेरिट पे इसके चेयरमैन का डिसीजन नहीं होता, इनके कोच जो हैं वो प्रॉपर नहीं होते। लोगों के बच्चों दामादों के ऊपर अगर टीमें बनाएंगे तो ये टीमें ऐसे ही खेलेंगी, लेकिन अगर आप मेरिट पे काम करेंगे तो ये टीमों का रुख बदलेगा। ये तो क्रिकेट को तो मजाक बनाया हुआ है। ये देखें, जब भी नून लीग आती है वो क्रिकेट के बोर्ड का चेयरमैन बना देती है किसी को, जी। तो ये आप देखें कि ये इतनी तनख्वाहों, इतना खर्चा, इतना पैसा, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि क्रिकेट पे पाबंदी लगाए उस वक्त तक जब तक हमारी माशी हालत बेहतर नहीं होती, और मेरे बच्चों को तालीम तक रसाई नहीं होती, और मेरे बच्चों को सेहत तक रसाई नहीं होती, और उनको छत नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती। गुरैज साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खेलों पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, ये किसी भी मुल्क में इस पे तो चलो ठीक है, जो भी आपका अपना एक मौक़िफ़ है, आपकी एक अपनी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है, ये लेकिन वाकई बड़ा अफसोसनाक है जो कुछ हुआ। इस पे इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि अगर हम इंक्वायरी कराएंगे कम से कम कुछ तो हम इस पे कह सकते हैं ना कि फलां जिम्मेदार था। इंक्वायरी करवा के आप क्या करेंगे? इंक्वायरी आप करवाएं ना बेशुमार चीज़ों की। अब एक और अफसोसनाक खबर ये है कि सनम जवेद और आलिया हमज़ा जो है जेल में आजकल। सनम जवेद और आलिया हमज़ा दोनों ख़वातीन को उनके घरों में ले जाया गया और वहाँ उनके ख़ानदानों से जाके मोबाइल मांगे गए हैं। जो दोनों ख़वातीन 1 साल से ज़ायद वक्त से जेल में हैं और उनके मोबाइल भी पुलिस के पास हैं। अब उनके फैमिली के मोबाइल भी ले गए हैं। अब आप देखें, आपका बच्चा अगर स्टूडेंट है, अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसके मोबाइल में उसके स्कूल की चीज़ें होती हैं, उसके मोबाइल में उसका सारा सिस्टम होता है, उसके मोबाइल में उसके लेसन होते हैं, उसके मोबाइल में उसके टीचर की तरफ से बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं। तो एक तो आपको जब मुंह पे कपड़ा डाल के इसी वक्त जेल से निकाल लिया जाए और कहा जाए जी कहीं ले जा रहे हैं, और उसको ये भी ना पता हो कहाँ ले जाया जा रहा है, और गाड़ी ला के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी जाए, तो कितनी टेंशन वाला मामला है। ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं कि कोई इस पर सोच विचार नहीं रहा कि 1 साल से ज़ायद हो गया, दोनों ख़वातीन हैं, हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब भी ख़तून है। तो इस पे जो है उन दोनों ख़ानदानों के साथ जो कुछ हुआ, सनम जवेद और आलिया हमज़ा, सुनने में आया है कि उनके जो शोहर हैं उन्हें भी बड़ा हरासा किया गया और उनकी फैमिली के घर की पूरी तलाशी ली गई। और कल वाला भी आप देखें कि जो मामला था कि कन्वेंशन के लिए मुख्तलिफ शहरों में ऐलान किया गया था, सियालकोट को इस तरह जाम कर दिया गया कि लोगों के घरों के बाहर बैरियर लगा दिए गए, रेहाना डार को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और भी जो सरगर्म कारकुन थे उनके घरों के बाहर जनाब पुलिस खड़ी कर दी गई। तो इस पे आप देखें कि कितना अफसोसनाक है ये हम कब तक चलता रहेगा, ये कन्वेंशन में लोगों का दाखिल ना होना। और उल्टा मुस्लिम लीग नून के मीडिया ने एक और बात शुरू कर दी है। जब वहाँ मैच हो रहा था तो वहाँ एक बैनर जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए या किसी के ज़रिए लहराया गया जिस पे ऊपर लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। तो वो बड़ी देर हवा में घूमता रहा, वहाँ बड़ी नारेबाजी भी हुई, लोग करते रहे जो इमरान खान के चाहने वाले थे। तो इस पे मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया बड़ा कर रहा है जी, अरबों रुपए डॉलर लगा दिए, हालांकि वो 4-4.5 लाख का टोटल मामला है जितनी में वो उड़ाया गया। जी गुरैज साहब, अब देखें जी, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी के घर में उन ख़वातीन को ले जाएं और उनसे उनके घर ले जाना ही ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है।
पहली बात तो ये है कि अब आप देखें कि इतना अरसा हो गया है, 10 महीने हो गए हैं 9 मई को, बल्कि साल हो गया है 9 मई को, और उस के दौरान ना कोई जुडिशियल कमीशन बना सके हैं, ना कोई इंक्वायरी हो सकी है, ना कोई मुकदमा चल सका है, और ना कोई मुजरमों का पता चल सका है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये इस पे कोई बाकायदा जुडिशियल जो है कमीशन बनता और पता चलता असल कल्प्रिट्स कौन है। दूसरी बात, सैकड़ों हमारी ख़वातीन जो हैं इस वक्त जेलों में हैं, कहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, कहाँ पाकिस्तान में जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि इतनी ख़वातीन 1 साल से जेलों के अंदर धक्के खा रही हैं। एक मुकदमे में वो रिलीज़ होती हैं, उनको ज़मानत मिलती है, तो दूसरे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फ़ौरन बन जाता है। कभी ये हुआ है कि एक ही बंदा हो, एक ही खातून हो, वो एक वक्त में 10-10 शहरों में वो उसके ऊपर केस हो कि वो वहाँ भी था, वहाँ भी था, वहाँ भी था। कोई अकल भी कोई चीज़ होती है, कोई अकल के हिसाब से कोई केस होने चाहिए। तो ये देखें, ये जो है तशद्दुद, ये जमहूरियत को ये चीज़ें जो हैं वो फलने फूलने नहीं देती, बल्कि उसका जनाजा निकालती हैं। आप देखें इस मुल्क के साथ हमेशा क्या हुआ, 24 प्राइम मिनिस्टर यूनुस भाट साहब 24 प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस मुल्क में और उनकी हुकूमतें ख़त्म की गई। कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। किसी ने साल किया, किसी ने 2 साल किया, किसी ने आधा साल किया, हाँ जी, किसी ने 3 साल किया। क्यों हुआ ऐसा? और अब आप देखें कि इस वक्त मरीम नवाज़ की हुकूमत है इस पंजाब में। इस पंजाब में 8 दफ़ा नून लीग का चीफ मिनिस्टर रहा है। अब तो इनके पास इतनी अच्छी मैच्योर टीम होनी चाहिए थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते चलें। आप लोगों ने फॉर्म 47 के ज़रिए ही इस सूबे पे या इस मुल्क पे कब्ज़ा किया है, लेकिन आप कुछ डिलीवर तो करें ना। कोई किसान को डिलीवर करें, कोई एक आम आदमी को डिलीवर करें, गरीब को डिलीवर करें, मतलब कहीं तो डिलीवर, तालीम में डिलीवर करें, सेहत में डिलीवर करें। अब आपका बजट आने वाला है, आप देखें कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये किन एरियाज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किन एरियाज़ को जो है नीचे ले जा रहे हैं। और उसमें तालीम का भी बजट देखिएगा, हेल्थ का भी बजट देखिएगा, और लोगों को छत मुहैया करने का भी बजट देखिएगा। कन्वेंशन से उसमें 25 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 799 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसको अब ये चाहेंगे पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। इसमें हमाद के खिलाफ भी उन्होंने वीडियो लिंक पर खिताब किया था, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया, अदारों के खिलाफ बोलने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये सारे सियासी मुकदमात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर कहते हैं जी अदालतें जो है वो जनाब ऐसे जनाब इन्हें छोड़ रही हैं। तो जब आप देखें कि इस तरह के मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर अदालतें तो वही काम करेंगी ना जो हक़ाइक़ पे मबनी जो तफ्तीश होगी या जो हक़ाइक़ जो होंगे। ये देखिए ना, आप बार बार ये लोग कह रहे हैं, इन्हीं के ही लोग कह रहे हैं, नून लीग के ही लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो है वो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। भाई आपसे किस बेस पे मुज़ाकरात किए जाएं? पहली बात तो है कि आपकी हुकूमत ही नाजायज़ है, आपने इस मुल्क का जो है मैंडेट चोरी किया है, आपने इलेक्शन चोरी किया है। तो जो चोर है उसके साथ क्या मुज़ाकरात होने? नंबर 1 बात। नंबर 2, आप हर रोज़ कितने मुकदमात दर्ज करते हैं। आपका रोड मैप क्या है? आपका रोड मैप इस पार्टी को दबाना है, आपका रोड मैप ये है कि इस पार्टी को ख़त्म करना है। लेकिन ये गलत फहमी होती है किसी सियासी पार्टी या किसी सियासी लीडर की कि वो किसी पार्टी को दबा ले या ख़त्म कर दे। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी पार्टी को दबाने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की और वो पार्टी ख़त्म हो गई। और ये मुकदमात दर्ज करना ये इंतहाई जो है ना होशापन है, ये कोई अच्छापन नहीं है कि आप जो है ऐसे ही, मतलब ये आप समझ रहे हैं कि मैं हुकूमत में आ गया हूँ। लेकिन ये किसी वक्त भी जब आपका केस कोर्ट में चला गया,
और वहां गिनती हो गई तो आप उड़ जाएंगे, और जब उड़ जाएंगे तो अगर कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो इसी तरह आप पे जब के जेन्युइन केस भी बनाए तो आप बच नहीं सकोगे और आप रगड़े नवाज शरीफ जाओगे। का कहना है कि वो इंतकामी सियासत नहीं करते, वो तो सियासत पर यकीन रखते हैं, वो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, वो तो बनी गाला खुद चल कर गए थे, लेकिन इमरान खान उनसे बात नहीं करना चाहता। आप ये देखें कि ये तो नवाज शरीफ साहब का कोई बयानिया बन ही नहीं रहा। वो बार बार बयानिया जो बना रहे हैं वो वही बना रहे हैं कि जी मुझे इस तरह इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जेल में मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही, यानी वो सिर्फ इमरान खान के साथ ये जो लोग ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उनको लोगों को ध्यान उधर से हटाने के लिए ये बता रहे हैं कि जी वो मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो गई, मेरे साथ ये हुआ वो। लेकिन ये बयानिया बनने वाला नहीं है। ये इसलिए नहीं बनने वाला कि सारी दुनिया को पता है कि आपके केसेस कितना अरसा चले और उसमें कितनी ज़्यादा डिटेल से इन्वेस्टिगेशंस हुई, और असेंबली में और असेंबली के बाहर आपसे जो क्वेश्चन मीडिया करता रहा या दूसरे लोग भी करते रहे, उसका जवाब आपके पास नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे वहाँ गया। तो ये सारे सवालात के जवाब आप नहीं दे सके, तो उसके ऊपर आपको सजा भी हुई। लेकिन वो अलग बात है कि दो दिन की जो थी कार्रवाई के बाद आपको बरी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया गुरैज साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाजरीन, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की बात है, हमने मेरिट पे देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जा सकती कि जो जिसमें उसकी बालादस्ती की गई हो। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो सेंटर जिन्हें बाद में बनाया गया राना मकबूल IG सिंध थे, तो उन्होंने जरदारी की ज़बान काट दी थी, और उसी जनाब जो है वो इसके यानी कि समझे एजाज़ में समझ लें, उसके तोहफे में उन्हें बाद में सेंटर भी बनाया गया। और आप देखें कि जब जस्टिस सज्जाद शाह ने उनकी बात ना मानी तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हो गया, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। आज अगर ज़ुबैर उमर उन्हें छोड़ रहे हैं, आज अगर खाकान अब्बासी उन्हें छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ यही वजह है कि वो कहते हैं कि ये असूलों की सियासत नहीं करते, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान यूनुस पाट और जवेद इकबाल गुरैज साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।